बेसिक ऑफ सिविल साइड यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। बेसिक ऑफ सिविल साइड यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपके सामने रिप्रेजेंट करूंगा साइंस के इम्पोर्टेंट 30 क्वेश्चन। और अपनी 5000 क्वेश्चन की सीरीज चल रही है, उसमें से 30 क्वेश्चन से लगभग 60 क्वेश्चन तक मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा। स्टार्ट करता हूँ कि जब किसी पहला क्वेश्चन 30 क्वेश्चन, जब किसी बोतल में पानी भरा है और उसे उसे जमने दिया जाता है तो बोतल टूट जाती है। तो ऐसा क्या होता है, ऐसा क्यों होता है? तो एक्चुअल में क्या होता है कि बर्फ़ जमने पर बर्फ़ के आयतन में वृद्धि होती है। और बोतल का आयतन तो जितना था उतना ही रहता है, लेकिन उसके आयतन में वृद्धि होती है, जिससे क्या होता है कि बर्फ़ का जो आयतन रहता है बोतल के आयतन से अधिक हो जाता है, जिससे क्या होता है बर्फ़ फैल जाता है। और जिससे क्या होता है कि बोतल फट जाती है। तो पानी के जमने से फैलता है। बर्फ़ या पानी एक ही बात है। तो इसका ऑप्शन जो ए है वो करेक्ट है कि पानी जमने पर फैलता है। फिर दूसरा क्वेश्चन जो है, दूसरा क्वेश्चन है कि सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ़ पर चलना कठिन होता है। क्यों? क्योंकि जो बर्फ़ रहता है उस पर चलना कठिन इसलिए होता है क्योंकि बर्फ़ जो है, बर्फ़ और आदमी के जो पाँव रहते हैं या पर्सन के जो पाँव रहते हैं उनके बीच जो फ्रिक्शन रहता है वो बहुत कम रहता है। इस वजह से चलना बहुत कम कम होता है और कठिन होता है। देखो पहला क्वेश्चन है, बर्फ़ सड़क से सख्त होती है। सड़क बर्फ़ से सख्त होती है जब हम अपने पैर से धक्का देते हैं तो कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं करती है, वो गलत है। लास्ट वाला ऑप्शन आपका सही है कि बर्फ़ से सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है, मतलब फ्रिक्शन, जहाँ फ्रिक्शन जितना होगा वहाँ चलना उतना आसान रहेगा। जहाँ फ्रिक्शन जितना कम होगा वहाँ चलना उतना आसान रहेगा। तो इसका एग्जैक्ट आंसर क्या है? डी वाला ऑप्शन कि बर्फ़ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन ये है कि एक नदी में चलता हुआ जहाज समुद्र में आता है तो तब जहाज का जो स्तर होता है, जहाज थोड़ा ऊपर उठ जाता है। वजह क्या रहती है कि जो नदी के पानी की जो डेंसिटी रहती है और बर्फ़ के पानी की जो डेंसिटी रहती है, नदी के पानी की जो होता ये है कि जो नदी के पानी की जो डेंसिटी रहती है और नॉर्मल जो समुद्र के पानी की डेंसिटी ज़्यादा रहती है, इस वजह से वो थोड़ा सा ऊपर उठ जाएगा। तो इसका एग्जैक्ट आंसर क्या रहेगा भाई साहब? ये रहेगा, थोड़ा ऊपर ऊपर आ जाएगा। ठीक है। मैं आपको ऑप्शन की बजाय कॉन्सेप्ट पे ज़्यादा फोकस करता हूँ, तो आप ये मत सोचना कि सर ऑप्शन नहीं पढ़ते हैं, ये वाली चीज़ मत रखना। देखो, लोहे की कील पारे में क्यों उतरती है जबकि पानी में डूब जाती है? इस क्वेश्चन का आंसर क्या है कि देखो, इसमें भी जो कॉन्सेप्ट है आपका, वो क्या कॉन्सेप्ट लग रहा है? वो कॉन्सेप्ट लग रहा है आपका डेंसिटी का। ठीक है। ये सब कॉन्सेप्ट जो है डेंसिटी का है। तो देखो, लोहे लोहे डेंसिटी का कॉन्सेप्ट इसमें लग रहा है। ठीक है। बात कर रहा हूँ कि लोहे की कील पारे में क्यों उतरती है जबकि जबकि यह पानी में डूब जाती है। लोहे की पारे से रासायनिक क्रिया की प्रवृत्ति पानी की तुलना में कम होती है। इसमें ये वाली चीज़ तो रासायनिक क्रिया का तो मैंने पहले ही बता दिया कि इसमें डेंसिटी का कॉन्सेप्ट लगेगा। ठीक है। लोहे का भार पानी से अधिक होता है, पारे से कम होता है, या लोहे का घनत्व पानी से अधिक और पारे से कम। तो इसका ऑप्शन क्या आएगा? इसका ऑप्शन आएगा सी। मैंने ये चीज़ आपको पहले ही बता दी थी। ऊपर वाला क्वेश्चन, दोनों क्वेश्चन में जो है आपका जो है डेंसिटी का कॉन्सेप्ट लगा था। तो इसमें क्या है कि जो पारे की डेंसिटी रहती है वो लोहे की डेंसिटी से ज़्यादा रहती है, इसलिए वो उस पर तैरता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानी का अधिकतम घनत्व कितने सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर रहता है? तो पानी का जो अधिकतम घनत्व रहता है 4 सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर रहता है। ठीक है। उसके बाद बात करते हैं अपन कि वस्तु की मात्रा बदलने पर परिवर्तित रहता है। ये भी डेंसिटी का द्रव्यमान जो है वस्तु की मात्रा बदलने पर भी अपरिवर्तित रहता है, क्योंकि जो मास रहता है, जो द्रव्यमान रहता है, उस पर ग्रेविटी का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। ये वाली पूरा कॉन्सेप्ट मैंने इससे पहले वाले वीडियो में मैं रिप्रेजेंट किया था। उसमें मैंने ये पूरा कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छी तरीके से बताया, वो वीडियो ज़रूर देखना आप, तो ये चीज़ आपकी क्लियर हो जाएगी। ठीक है। उसके बाद बताते हैं, समुद्र में प्लवन करते करते आइसबर्ग का कितना बाकी है? तो फ्रैक्चर नॉलेज है 1.10, ये रट लेना, ये बहुत IMP क्वेश्चन है। IMP क्वेश्चन है ये, इसको बिल्कुल रट लेना आप। ठीक है। देखो, बर्फ़ जो है, बर्फ़ के दो टुकड़ों को आपस में दबाने पर टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं और क्या होता है एक्चुअल में, क्या होता है कि जो उनका गलनांक होता है वो कम हो जाता है। कम कैसे हो जाता है? इसके कॉन्सेप्ट में पूरा बताता हूँ कि अधिक दाब पर बर्फ़ का गलनांक घट जाता है, मतलब अगर वो बर्फ़ 0 सेंटीग्रेड पर पिघल रहा होगा, ठीक है,
तो वो अब जो है -1 सेंटीग्रेड पे पिघलेगा। ये होता है, इसका कॉन्सेप्ट ये है कि जो प्रेशर जो रहता है, प्रेशर बढ़ाने पर बेसिकली प्रेशर बढ़ाने पर या दाब बढ़ाने पर बर्फ़ का जो घनत्व है वो घट जाता है। ठीक है, कि हवाई जहाज़ से यात्रा करते समय पेन से स्याही स्याही निकलने लगती है। ठीक है, ये जो है, इसमें जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वायु दाब का जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर या वायु दाब का कॉन्सेप्ट लग रहा है। होता क्या है कि जैसे अपन पृथ्वी की सतह से ऊपर जाते हैं, जैसे जैसे ऊपर जाते हैं तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो रहता है कम होता है, और इसलिए क्या होता है कि ये देखो, पहला वायु दाब में कमी के कारण एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होता है, और जो इंक रहती है, वो जो पर्टिकुलर इंक उसके अंदर जो भरी हुई है वो अपन ने अर्थ के एटमॉस्फेरिक प्रेशर से भरी है। ठीक है, और जैसे जैसे अर्थ की सरफेस से आप ऊपर जाओगे तो जो आपका प्रेशर है उसकी वैल्यू घटती जाएगी। ठीक है, इस वजह से क्या होगा कि जो इंक है, जो आपकी इंक है वो जो है उस पेन से बाहर निकल जाएगी। तो आपका एग्जैक्ट आंसर क्या है कि वायु दाब जो है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है, उसमें कमी के कारण ये चीज़ें होती है। देखिए, मैं इस वीडियो में आपको क्या बता रहा हूँ, आपको मैं कॉन्सेप्ट के साथ चीज़ें बता रहा हूँ। मैं ऐसा नहीं बता रहा हूँ कि भैया ये मेरा क्वेश्चन बड़ा ऊंचाई की जगह पर पानी जो है वो जगहों पर पानी 100 सेंटीग्रेड के नीचे तापमान पर क्यों उबलता है, ये क्वेश्चन बड़ा और बता दिया कि इसका सी आंसर है कि डी आंसर। ऐसा नहीं कर रहा हूँ, उसके पीछे मैं कॉन्सेप्ट पूरा आपको बता रहा हूँ। तो आपकी जो बेसिकली कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंडिंग है वो मेरी वीडियो देखने पर बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगी आपकी। ऊंचाई की जगहों पर पानी 100 सेंटीग्रेड से नीचे तापमान पर क्यों उबलने लगता है, वहाँ भी यही कॉन्सेप्ट है कि जो वायु दाब है, क्योंकि वायु दाब कम हो जाता है अतः उबलने के बिंदु नीचे आ जाता है। सीधा पहला ऑप्शन इसका करेक्ट है। ठीक है, साबुन के बुलबुले का अंदर का दाब जो होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर से अधिक होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर तरफ मैं अप्रोच करता हूँ। आप मेरी वीडियो आप अगर देखोगे तो आपकी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग जो क्वेश्चन को ट्रीट करने की एक्चुअल क्या रहती है वो पूरी क्लियर हो जाएगी। और मैं किसी भी क्वेश्चन को एमसीक्यू करवाता हूँ तो उसके आसपास के 4 एमसीक्यू और कवर करता हूँ। तो बेसिकली अगर मैं आपको 30 क्वेश्चन एक दिन में करवा रहा हूँ ना, तो आपके इंटू 4 कर लीजिए आप, 4 कॉन्सेप्ट आप नए तैयार करते हैं, आपको मात्र 20 मिनट या 15 मिनट में 120 क्वेश्चन तैयार होने हैं। वायुमंडल वायु दाब मापी की रीडिंग में अचानक गिरावट इस बात को संकेत करती है। देखो, इसमें क्या है, इसमें 3 कॉन्सेप्ट है। मैं पहली चीज़ तो बता देता हूँ कि वायु दाब मापी की रीडिंग में अचानक गिरावट से क्या होता है। अचानक गिरावट से ये तूफान आने की चीज़ों को बता रहा है। अचानक गिरावट से तूफान आने की बता रहा है। अगर वो स्थिरता शांत है या अगर वो धीरे धीरे गिर रहा है ना, तो क्या होगा, वो ये बताएगा कि मौसम साफ हो जाएगा। और उसका तापमान अगर उसका तापमापी का जो पैमाना है ऊपर उठ रहा है तो समझ लेना कि बारिश होने की संभावना है। ये 4 क्वेश्चन आपके तैयार हो गए। प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है क्योंकि देखो, दाब बढ़ाने पर जो है गलना घट जाता है, तो उसमें खाना जल्दी पक जाता है। इसका कॉन्सेप्ट ये होगा, 100 सेंटीग्रेड पर ही उबलता है, लेकिन दाब पर ऊष्मा की मात्रा अधिक हो जाती है। देखो, पहला क्या है, अधिक दाब पर पानी कम ताप पर उबलने लगता है। अधिक दाब पर पानी अधिक तापक्रम पर उबलने लगता है, या पानी 100 सेंटीग्रेड पर ही उबलता है लेकिन अधिक दाब पर ऊष्मा की मात्रा अधिक हो जाती है। डेफिनेटली सी का आंसर ज़्यादा सही है इसका। ठीक है, अब हाइड्रोजन से भरा रबड़ का गुब्बारा वायु में ऊपर जाकर फट जाता है। क्या होता है कि जैसे जैसे ऊपर जाता है, वही एटमॉस्फेरिक कॉन्सेप्ट, जो एटमॉस्फेरिक जो वायुमंडलीय दाब है उसका कॉन्सेप्ट है। होता क्या है कि जैसे जैसे ऊपर जाता है तो क्या होता है कि वायुमंडलीय दाब जो घट जाता है, और जो गुब्बारे के अंदर जो वायु दाब है वो बढ़ जाता है, वो गुब्बारा फट जाता है। तो इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर आएगा डी। देखो, चाबी भरी भरी घड़ी में कौन सी ऊर्जा होती है, ये तो मैंने ये जो कॉन्सेप्ट है, अगला 46वां क्वेश्चन, ये भी स्थितिज ऊर्जा का ये क्वेश्चन है कि जब हम रबड़ के गद्दे वाली सीट पर बैठते हैं या गद्दे पर लेटते हैं तो उसके आकार परिवर्तित हो जाता है। ऐसा पदार्थ में पाया जाता है, उसकी स्थितिज ऊर्जा के कारण ऐसा होता है।
उसकी स्थितिज ऊर्जा के कारण ऐसा होता है, ठीक है। निम्न में से किसे गतिज ऊर्जा नहीं है, निम्न में से किसमें गतिज ऊर्जा नहीं है। तो देखो गतिज ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला जो है वो है 1/2 mv²। फार्मूला भी एग्जाम में पूछ लिया जाता है, इसलिए मैं फार्मूला बता रहा हूँ कि इसका फार्मूला ये है, ठीक। मैं आपको इस तरीके से पढ़ा रहा हूँ कि जो आसपास की पूरी चीज़ें भी आपकी कवर हो जाए, ठीक है। अब बात करते हैं कि गतिज ऊर्जा निम्न में से गतिज ऊर्जा नहीं है। देखो गतिज ऊर्जा जो है काइनेटिक एनर्जी किस में नहीं है, तो चली हुई गोली में बिल्कुल गतिज ऊर्जा है इसमें, तो ये ऑप्शन आपका गलत। फिर बहते हुए पानी में, ये भी ऑप्शन गलत। और चलता हथौड़ा में या खींची हुई धनुष में, चलते हुए हथौड़े में भी गतिज ऊर्जा होती है, तो फाइनली आंसर आएगा खींचा हुआ धनुष में। जब धनुष को खींच के रखते हैं तो उसमें इस तरह की ऊर्जा होती है, ठीक है। अब देखो अब 48वां क्वेश्चन, जब एक 48वां क्वेश्चन देखिए आप कि 48वां क्वेश्चन आपको क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 48 आपका क्या बोल रहा है, देखते हैं। जब एक चल वस्तु की गति दुगनी होती है तो उसकी गतिज ऊर्जा कितनी हो जाती है, उसकी गतिज ऊर्जा 4 गुना हो जाती है। मैंने अभी जस्ट आपको फार्मूला बताया कि जब एक चल वस्तु की गति दुगनी हो जाती है तो उसकी गतिज ऊर्जा, मैंने अभी आपको एक फार्मूला बताया था 1/2 mv²। यहाँ पर जो है, यहाँ पर आप अगर उसकी गति ये जो रहती है, ये उसकी गति रहती है, ये गति रहती है, और ये जो रहता है उसका द्रव्यमान रहता है, ठीक है। तो देखिए मैं नॉर्मली पेन थोड़ा मेरा सही चल नहीं रहा है, इसमें कुछ प्रॉब्लम आ रही है। पेन को मैं चेंज करने के बाद आपको बहुत अच्छे से लिखा हुआ दिखेगा, लेकिन आज के लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम झेल लीजिए आप। कि सबसे पहली चीज़ है कि 1/2 mv² जो फार्मूला है गतिज ऊर्जा का, ठीक है, ये कुछ भी नहीं है, इसको ध्यान रखना 1/2 mv² का। दूसरी चीज़ 1/2 m, और गति को दुगनी कर दिया अपन ने तो 2 mv², तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आ जाएगा, तो उसकी गतिज ऊर्जा कितनी होगी, आपकी गतिज ऊर्जा 4 गुना हो जाती है। ये मैंने सोल्व करके बता दिया। यूट्यूब पे ऐसा कोई बताता नहीं है, लेकिन मैं बता रहा हूँ आपको। वो बस यही बता देते कि 4 गुना हो जाती है, रट लो। रटने की बात नहीं है, समझने की बात है। निम्नलिखित में से कौन सा नियम इस कथन को वैध ठहराता है कि द्रव को ना सृजन किया जा सकता है ना विनाश कर। ऊर्जा संरक्षण का नियम है ये, ऊर्जा संरक्षण का नियम है, ठीक है। तो साइकिल चलाने वाला मोड़ लेते समय क्यों झुकता है, तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा वो आएगा आपका बी। वह झुकता है ताकि गुरुत्व केंद्र के आधार के अंदर बना रहे और वह उसे गिरने से बचाए, ठीक है। अब 52वां क्वेश्चन आपका जो है कि जब एक पत्थर को चांद की सतह से पृथ्वी पर लाया जाता है तो उसका द्रव्यमान बढ़ जाता है। द्रव्यमान पर किसी भी चीज़ का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, पहले भी आपको बता चुका हूँ। दूसरी चीज़, इसका भार बदल जाएगा परंतु द्रव्यमान नहीं, बिल्कुल ये वाला सही है। और भार और द्रव्यमान दोनों बदल जाएंगे, ये भी बिल्कुल गलत है आपका। और ना द्रव्यमान, देखो इसमें क्या रहता है कि किसी भी चीज़ का जो वेट रहता है, वो कैसे रिप्रेजेंट करते हैं अपन। किसी भी चीज़ का जो वेट रहता है जो है, किसी भी चीज़ के वेट को अपन mgs से रिप्रेजेंट करते हैं, मास, द्रव्यमान और हाइट, ठीक है। तो सॉरी, एज नहीं आएगा, एज गलती से लिख दिया है, इसको मत करना। mg से रिप्रेजेंट करते हैं तो वस्तु का द्रव्यमान जो है चंद्रमा की सतह पर भी वही रहेगा और पृथ्वी की सतह पर भी वही रहेगा, लेकिन गुरुत्वाकर्षण का मान जो है वो चेंज हो जाएगा, क्योंकि चंद्रमा की सतह पर देखो यहाँ पे मैंने व्यवस्थित लिख दिया इसको, आप फिर से देख लीजिए एक बार कि जो द्रव्यमान का वैल्यू रहती है वो घट जाती है, लेकिन जी की वैल्यू द्रव्यमान की वैल्यू जो रहती है वो सेम रहती है, लेकिन जी की वैल्यू जो है आपकी वो घटती बढ़ती रहती है। कैसे, चंद्रमा की सतह पर पृथ्वी की तुलना में 6 गुना कम गुरुत्वाकर्षण की वैल्यू रहती है, ठीक है। तो आपका जो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन ये बोल रहा है जब एक पत्थर को चांद की सतह से पृथ्वी पर लाया जाता है तो क्या होता है कि उसके भार में वृद्धि होगी, द्रव्यमान चेंज नहीं होगा। तो आपका कौन सा आंसर सही होगा, भार बदल जाएगा लेकिन द्रव्यमान वही रहेगा, मास तो वही रहेगा ना, उसके अंदर जो मोलिक्यूल्स है वो तो वही लगे, लेकिन मोलिक्यूल्स पे जो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण उस पर जो प्रभाव पड़ रहा है वो चेंज हो जाएगा। किसी लिफ्ट में बैठे हुए व्यक्ति को अपना भार कब अधिक महसूस होता है। लिफ्ट में कोई व्यक्ति बैठा है तो उसे अपना भार सबसे ज़्यादा कब महसूस होगा। लिफ्ट में बैठे व्यक्ति को अपना भार कब अधिक महसूस होगा, जब लिफ्ट त्वरित गति से नीचे आ रही हो, जब लिफ्ट त्वरित गति से ऊपर जा रही हो, या समान वेग से नीचे आ रही हो, या समान वेग से ऊपर जा रही है। इसका एग्जैक्ट आंसर क्या होगा,
इसका एग्जैक्ट आंसर ये होगा कि जो लिफ्ट है वो ऊपर जा रही हो, तब इसका ये होगा। इसका बहुत लंबा कॉन्सेप्ट है, इसको भी मैं समझाऊंगा, लेकिन इसको मैं सेपरेट वीडियो में समझाऊंगा, ठीक है। बहुत जल्दी सेपरेट वीडियो भी आने वाली है और बहुत जल्दी आपके लिए बहुत बड़ा बहुत जल्दी आपके लिए बहुत बड़ा चीज़ें मैं आपको और चीज़ें बताऊंगा कि क्या है वो नई चीज़ लाने वाला हूँ, बहुत बड़ी नई चीज़ लाने वाला हूँ, ठीक है। तो इसका आंसर मैंने बता ही दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन। मुझे टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई थी, बाकी कोई समस्या नहीं है, उस टेक्निकल प्रॉब्लम के लिए सॉरी। चलो मैं आज आपको 55 क्वेश्चन ही करवा देता हूँ, आने वाले क्वेश्चन फिर बाद में करवा दिए जाएंगे। अगली बार मैं 65 क्वेश्चन करवा दूँगा आपको एक साथ में। एक लिफ्ट में किसी व्यक्ति का प्रत्यक्ष भार वास्तविक भार से कम होता है जब लिफ्ट त्वरित गति से नीचे आती है। ये चीज़ें फैक्ट है, इनको आप रट लीजिए और मैं इनको समझा भी दूंगा आपको, पर अभी तो आप फिलहाल रट लीजिए। ये क्वेश्चन तो मैंने आपको 5 बार बता दिया कि जो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का कितना भाग चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के सबसे नज़दीक होता है, 1/6। ये क्वेश्चन मैंने आपको 1000 बार बता दिया और बहुत IMP क्वेश्चन है, बहुत IMP क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को मैंने आपको कितनी बार बता चुका हूँ मैं आपको, ठीक है। अब 56वां क्वेश्चन में देख ही लीजिए आप। 56वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 56वां क्वेश्चन लोलक की कला अवधि या पीरियड ऑफ टाइम जो रहता है, लोलक का जो टाइम रहता है वह उसकी लेंथ के अनुक्रमानुपाती होता है। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, ये शॉर्ट ट्रिक ये याद कर लेना आप। पहली चीज़ इसके लिए आपको ये याद करना पड़ेगा, जो टाइम है या काल अवधि है, टाइम पीरियड जो है लोलक का जो टाइम पीरियड जो है लोलक का, वो उसकी कला अवधि का वो उसकी लेंथ के अनुक्रमानुपाती होती है या लेंथ के अनुक्रमानुपाती होता है, ठीक है। ये चीज़ हो गई। उसके बाद ये केवल मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की, कि आप कितने क्वेश्चन रटोगे यार। हर क्वेश्चन की हल्की सी ट्रिक या उसका बैकग्राउंड कॉन्सेप्ट आपको पता रहेगा तो बहुत अच्छे से उसको सॉल्व कर पाओगे। अब देखो, लोलक की कला अवधि द्रव्यमान के ऊपर निर्भर करती है, बिल्कुल गलत। लंबाई के ऊपर निर्भर करती है, ये मैंने बता दिया। अब देखो इसमें 2-3 क्वेश्चन आ जाएंगे, आपके क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे इसी क्वेश्चन से, कि जो लोलक की कला अवधि रहती है, लोलक की कला अवधि उसकी लंबाई के अनुक्रमानुपाती होती है। इससे आपके 2-3 क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। अब लोलक घड़ियों में गर्मियों में सुस्त पड़ जाती है। गर्मियों में सुस्त क्यों पड़ जाती है? अभी मैंने बताया आपको कि जो लोलक घड़ी का जो काल अवधि रहती है वो लेंथ के अनुक्रमानुपाती होती है। पहली चीज़ मैंने आपको ये बताई है। तो क्या होगा, ये शॉर्ट ट्रिक है। इसको वो मत फार्मूला मत समझ लेना या वो मत समझ लेना, क्या मत समझ लेना कि ये सूत्र हो, कोई सा सूत्र नहीं है, शॉर्ट ट्रिक है, ठीक है। तो लोलक घड़ी गर्मियों में सुस्त पड़ जाती है। क्या होता है, लोलक घड़ी गर्मियों में सुस्त पड़ जाती है क्योंकि वो फैल जाती है, उसकी लंबाई बढ़ जाती है। लंबाई बढ़ने पर क्या होता है, लोलक का काल पीरियड जो रहता है, काल बढ़ जाता है, और उससे क्या होता है, वो समय, अब उसके लोलक घड़ी में जो ट्रेवल करने वाला जो टाइम रहता है उसके द्वारा तय की गई दूरी वो भी बढ़ जाती है। इससे क्या होता है कि जो वो ज़्यादा समय बताती है, पीछे चलने लग जाती है घड़ी, ऐसा होता है उसमें। तो लोलक घड़ी गर्मियों में सुस्त पड़ जाती है क्योंकि गर्मियों के दिनों में लंबे होते हैं। ये कारण नहीं है, बिल्कुल गलत है, ठीक है। कुंडली में घर्षण के कारण ये भी बिल्कुल गलत है। फिर लोलक की लंबाई बढ़ जाती है जिसके कारण जिससे इकाई दोलन में लगा हुआ समय बढ़ जाता है। दिख नहीं रहा है लेकिन इकाई दोलन में लगा हुआ समय आपका बढ़ जाएगा। अगर लोलक घड़ी ऐसे रोटेट होगी और ऐसे रोटेट होगी, मान लो ये आपका लोलक ऐसे रोटेट होती है तो वो चीज़ें बढ़ जाती है। अब बाकी क्वेश्चन मैं आपको अगले वीडियो में करवाऊँगा। और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और प्लीज़ आपसे काइंडली रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को सब्सक्राइब करें और जितना हो सके उतना शेयर करें, तो फिर मुझे आगे नई सीरीज चलाने के लिए थोड़ा सा मोटिवेशन मिलेगा। और मैं सोच रहा हूँ कि मैं सब इंजीनियर के लिए और SSC JEE के लिए टेक्निकल सीरीज भी चालू करूँ आपके लिए।